बेटा, कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह बहुत जरूरी लगने लगे। अगर आपको लगता है ना कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, यही मेरा एक जरिया है जो मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, तब आप सरकारी नौकरी की तहे दिल से तैयारी करने में लग जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, सरकारी नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है, काम धंधा मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है खाने कमाने के लिए, तो हो सकता है आपकी तैयारी में कुछ कमी आ जाए। तो हमेशा अगर आपको तैयारी करनी है तो इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको। और इसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टाइम स्पीड डिस्टेंस। चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का वैकेंसी आने वाला है, उसमें समय चाल दूरी से सवाल जरूर बनता है। तो हम चीजों में ना उलझ कर, इधर उधर की भागदौड़ में ना जाकर अपनी सिर्फ तैयारी में लग जाए, अच्छे टीचर्स को फॉलो करना शुरू कर दें। उन टीचर्स को फॉलो करें जो एक्चुअल में हमें कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ना कि इधर उधर की रीलें बना रहे हैं। तो रील्स वाले टीचर्स को छोड़कर कंटेंट पढ़ाने वाले टीचर्स पे ध्यान दीजिए और नितिन सर को फॉलो कीजिए। मैथ्स गुरु नितिन सर के नाम से यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, जिस पर मैं डेली कुछ ना कुछ कंटेंट अपने टॉपिक को लेकर, मैथ्स को लेकर जरूर अपलोड कर। ठीक है, तो आज की जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वो टाइम स्पीड और डिस्टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, अगले आधे एक घंटे की क्लास में बेटा आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस की वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो इस चैप्टर को करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत जो होती है वो सभी को पता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में तीन एक आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं कि सर अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगता है, अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो स्पीड इनटू टाइम लगता है। टॉपिक पूरा नोट कीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिएगा, एक एक चीजें नोट करना, आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर आप कैसे भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगर बेसिक पार्ट आपने पढ़ा तो आपको सवाल करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले तो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। फिर से हमारे पास तीन फॉर्मूले क्या हैं? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तीन चीजें हैं, हम इसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। समय अगर निकालना है, मान लीजिए 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है और कार का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 किलोमीटर पर आवर 500 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस, तो जो स्पीड है आपके पास टाइम निकलेगा वो 500 डिवाइड बाय 50 यानी कि 10 घंटे का टाइम निकल के आ जाता है। इस तरीके के बेसिक फॉर्मूले के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वन बाय वन उसको पढ़ते हैं। रूल नंबर जो फर्स्ट, इस रूल को आप पढ़िए भाई, इस रूल को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पहला रूल, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये रूल्स हमने सही से पढ़ लिए तो बहुत सवाल आप आसानी से कर लेंगे। पहला रूल लिखा हुआ है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब स्पीड का रेशियो अगर ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो 1/a रेशियो 1/b बन जाता है। आप एग्जाम्पल से समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या, ऐसे समझो कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, खाली पेज पे आता है। एग्जाम्पल ये है, अगर मैं बोलता हूं दो लोगों को बराबर की दूरी दी जाए, d1 इज इक्वल्स टू d2 रख लिया जाए, और टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे 500 किलोमीटर रख लें। तो अब मैं जैसे जैसे स्पीड अपनी तरफ से लैट कर रहा हूं, मैंने एक स्पीड लिया 50 किलोमीटर पर आवर, तो हमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10 घंटे का। ठीक है, अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर दूं, स्पीड को इंक्रीज कर दूं, अब मैं अगर स्पीड को यहां पर ले लूं 100 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसी डिस्टेंस को कवर करने में 5 घंटे लगेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इस स्पीड को और बढ़ा दूं, इस स्पीड को और प्लस कर दूं, भाई अगर मैं ये स्पीड और ले लूं, ये लिख लूं मैं 250 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। हाँ या ना? और अगर मैं इस डिस्टेंस स्पीड को घटा दूं, 50 से सीधा सीधा 25 कर दूं, अगर मैं स्पीड को घटा दूं 25 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो हमारा जो टाइम है वो 20 घंटे का है। उम्मीद है सबके बात समझ में आ रही होगी। तो हम एक यहाँ रिलेशन क्रिएट कर पा रहे हैं, वो क्या रिलेशन है वो समझो।
जब भी हम स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम घटेगा, और जब स्पीड को घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। देखो हमने यहाँ स्पीड को बढ़ाया, यहाँ टाइम क्या हो गया भाई, घट गया। हमने यहाँ स्पीड को फिर बढ़ाया, टाइम क्या हुआ, और घट गया। हमने जैसे ही यहाँ स्पीड को घटाया, हमारा टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमको समझना है। एक दूसरे से अपोजिट रिएक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, अच्छा हम इस वाली स्पीड पे ध्यान दें, स्पीड नंबर 1 और 2 पे ध्यान दीजिए भाई। ये स्पीड 50 है, ये स्पीड 100 है। अगर दोनों स्पीड के बीच रेशियो देखें तो कितना है, 1:2। तो यहाँ पर टाइम के बीच रेशियो देखो जरा, 10 और 5 को हम देखें तो कितना बनेगा, 2:1। तो यहाँ हो क्या रहा है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड 1 से 2 हुई है तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात समझ में आ गई। तो जब भी डिस्टेंस इक्वल होगी तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड का जो रेशियो होगा उसको फ्रैक्शन में पलट दीजिए, वो टाइम का रेशियो बन जाएगा। और टाइम का जो रेशियो होगा उसे फ्रैक्शन में बदल दीजिए, वो स्पीड का रेशियो बन जाएगा। उम्मीद है पहली चीज हम लोग समझ पाए होंगे। तो पहला जो रूल था वो यही था। अब इसके बाद हम वापस आते हैं अपने उसी पार्ट पे। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, रूल नंबर फर्स्ट अगर समझ में आ गया हो, फर्स्ट हमारे पास हो गया। इसके बाद रूल नंबर सेकंड, सेकंड रूल नंबर ये लिखा हुआ है, सेकंड रूल ये लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि डिस्टेंस जब इक्वल थी तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, पर यहाँ पे देखो ऐसा नहीं। अगर स्पीड इक्वल है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होता है। मतलब जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा, या जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कब होगा ऐसा, अगर हमारे पास क्या चीज सेम है, स्पीड सेम है। कंटेंट को पकड़ना भाई, अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं इस चीज को, फिर से हम एक एग्जांपल के साथ लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। एक कार है, एक कार की जो स्पीड है, हमने लेट की अपने पास से, कुछ भी लेट कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, कोई भी एक स्पीड लेट करो। एक स्पीड लेट की हमने, एक कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी कार है उसकी स्पीड भी सेम है, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की स्पीड सेम है बच्चे, तो होगा क्या, जैसे जैसे टाइम में देता जाऊंगा, अगर टाइम में दूंगा 1 घंटा तो डिस्टेंस होगी 50। 1 घंटा स्पीड और तो डिस्टेंस होगी 50। अगर मैं टाइम ले लूं 2 घंटे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100। अगर मैं टाइम ले लूं यहाँ पर 3 घंटे, भाई 3 घंटे का टाइम है और हमारे पास स्पीड 50 है, तो फिर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 150। होगी या नहीं होगी? तो मैं जिसको जितना टाइम दूंगा उतनी ही डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। ऐसा कब होगा, जब स्पीड सेम होती है। तो रूल हमारा यही लिखा हुआ था कि जो स्पीड अगर सेम है, स्पीड अगर क्या है, सेम है, तो जो डिस्टेंस के बीच रेशियो होगा वही स्पीड के बीच रेशियो होगा। हम ये समझना चाह रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड रूल। रूल समझ में आ गया होगा? ठीक। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, दोनों चीजें मुझे याद रखनी है। पहला रूल था हमारा डिस्टेंस पर, कि अगर डिस्टेंस सेम होगी, अगर डिस्टेंस सेम होगी तो टाइम और स्पीड पलट जाएंगे। जब डिस्टेंस सेम होगी तो टाइम और स्पीड पलट जाएंगे, लेकिन जब स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम रहेगा। तीसरा रूल, रूल नंबर 3, अगला रूल, जब टाइम इक्वल होगा, टाइम क्या है, सेम। अगर मैंने टाइम किसी को सेम दिया, भाई आप समझो आप दो भाई हैं, है ना, आप दो भाई हैं, और दोनों भाई को मैंने बोला तुम दोनों के पास 2-2 घंटे हैं, दोनों के पास 2-2 घंटे हैं। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियस है उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसका डिस्टेंस भी कम होगा। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, अगर टाइम सेम दिया जाए, दो केसेस में टाइम सेम दिया जाए, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। कुछ अलग तो नहीं समझा रहे हम लोग, वही बात समझा रहे। अगर टाइम सेम है तो जो रेशियो आपका स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा, है ना। चलो, बिल्कुल परेशान नहीं होने का इसमें, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, सर आप क्या कह रहे हैं, आपको मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ। दो भाई हैं, पहले भाई के पास भी 5 घंटे हैं और दूसरा जो भाई है उसके पास भी 5 ही घंटे हैं। तो पहले भाई की अगर कार की स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आप खुद बताओ 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, आप कहोगे 500 किलोमीटर सर। 500 किलोमीटर पर आवर, 100 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 किलोमीटर पर आवर, 1
लेकिन अगर सामने वाला जो दूसरा भाई है, अगर उसका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, तो आप समझो स्पीड क्या हो रही है, हम दोनों की स्पीड को कंपेयर करें तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, तो इसका डिस्टेंस भी तो ज्यादा ही होगा। ये कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर, हाँ या ना? ये मैं कह रहा हूं। अब इसे रेशियो से समझो, दोनों भाइयों की स्पीड का रेशियो क्या है भाई, 5 से काटोगे 20 से काटोगे तो 5 आएगा, 20 से काटोगे 6 आएगा, दोनों की स्पीड का रेशियो 5 6, और देखो दोनों की डिस्टेंस का रेशियो भी क्या आएगा, 5:6। क्लियर हो गई? तो 3 रूल फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे पास जो 3 रूल थे वो क्या थे, हम उसे फिर से रिवाइज करते हैं। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम पलटेंगे, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम पलटेंगे, अगर स्पीड सेम है तो टाइम और डिस्टेंस सेम रहेंगे, अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस सेम रहेंगे। सिर्फ पलटने वाला केस डिस्टेंस के केस में होता है कि जब डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड और टाइम पलट जाएंगे, बाकी दोनों केसेस में कोई अंतर नहीं आने वाला है। उम्मीद है समझ गए हो। दिमाग में रखिएगा यही सारी चीज जब हम सवाल करेंगे ना बच्चे, तो सवाल करते वक्त मेरे को इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है। मेरे को अगर यही कंटेंट याद है, अगर मेरे को यही बेसिक्स अप्रोच याद है, तो फिर मैथ्स मुश्किल नहीं रहता है। ठीक है, सही चीजें पढ़ लीजिए, बेसिक्स जो पिलर है ना हमारे उन्हें मजबूत कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, मैथ्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। बिल्कुल परेशान इस चीज में नहीं होना है। 3 चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, लिख जरूर लेना, लिखने के बाद याद जरूर करना, रिवाइज जरूर करना। ऐसा भी नहीं है सिर्फ वीडियो देखा और अब आपको याद हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास 3 रूल लिखे हुए हैं भाई, 3 रूल जो लिखे हुए हैं जरा इन्हें सही से पढ़ लीजिए, क्या लिखे हुए हैं। आप पहले खुद रूल खुद पढ़िए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। भाई एवरेज स्पीड के सवाल आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करा दीजिए। अब एवरेज स्पीड के लिए करना क्या होता है वो समझो। एवरेज स्पीड ना 3 तरीके से निकालते हैं, 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने के। तो सबसे पहला तो एक तो ये है कि अगर हमारे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है और दूसरे पॉइंट से वापस फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, तो हुआ क्या, जाते समय जो हमारी डिस्टेंस थी और आते समय जो हमारी डिस्टेंस थी वो सेम होती है। ठीक है, अच्छा घर से स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, इस तरीके की कोई भी सिचुएशन बन रही है तो डिस्टेंस जाते समय और आते समय सेम होती है। और इस केस में अगर पूछा जाए एवरेज स्पीड क्या थी, तो उसके लिए पहला रूल है, एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस सेम है तो 2xy x प्लस वाई, पहला फॉर्मूला लिख लेंगे, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। x क्या है, स्पीड नंबर 1 मतलब जाते समय, y क्या है, स्पीड नंबर 2 मतलब आते समय। एक बार जाते समय क्या स्पीड थी, एक बार आते समय क्या स्पीड थी, बस इसे हम कनेक्ट कर लें और इस फॉर्मूले में रख दें 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। पर ऐसा कब होगा, अभी मैंने आपको बताया ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस दोनों तरफ सेम हो, जब डिस्टेंस दोनों तरफ सेम हो, पहला रूल। इसी तरीके का दूसरा रूल भी लिखा हुआ है। दूसरा रूल क्या है, देखो, अगर 3 डिस्टेंस सेम है, अब की बार कितनी डिस्टेंस बोली है, 3, अब की बार 3 डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड निकलेगा 3xyz xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, पर ये कब होगा, जब d1 इज इक्वल्स टू d2 और इज इक्वल्स टू d3 होगा, 3 डिस्टेंस सेम होंगी। और d1 d2 d3 अब आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। d1 स्पीड नंबर 1 जो पहला डिस्टेंस कवर किया किस स्पीड से, d2 स्पीड नंबर 2 की दूसरा डिस्टेंस जो कवर किया किस स्पीड से, एंड d3 स्पीड नंबर सॉरी x हो गया आपके लिए स्पीड नंबर 1, y हो गया आपके लिए स्पीड नंबर 2 और z हो गया आपका स्पीड नंबर 3। और ये तभी पॉसिबल है जब d1 d2 और d3 आपस में बराबर हो। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें। तो 2 फॉर्मूले तो हो गए एवरेज स्पीड के, ये कि जब डिस्टेंस सेम है, लेकिन 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 ध्यान से सुनो, अगर इसके सिवा कोई भी केस बने, कोई भी केस और एवरेज स्पीड पूछा जाए, या तो डिस्टेंस सेम ना हो, या अलग अलग डिस्टेंस दे रखी हो, या डिस्टेंस का कोई पार्ट दे रखा हो, इस तरीके का कोई भी डेटा अगर आपको दे रखा हो और तब पूछा जाए एवरेज स्पीड क्या होगी, तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल कवर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टेकन टाइम। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सबसे पहले तो ये पता लगाओ
कि टोटल कितनी दूरी तय की गई। पहले तो ये पता लगाओ टोटल कितनी दूरी तय की गई, फिर ये पता लगाओ टोटल कितने टाइम में तय की गई। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बस इसको रख दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस निकाल लो, मान लो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तीन डिस्टेंस है, 100, 200, 300, तो टोटल तो हो गई 100 प्लस 200 प्लस 300, 600। और इस 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को टोटल 10 घंटे में कवर किया, तो 600 बटे 10 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड बन जाएगी। समझ गए? तो पहला पेज बहुत काम का है बच्चे, पहला पेज बहुत काम का है। इसमें मेरे को तीन आपके रेशियो रिलेशन स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बीच, और दूसरा एवरेज स्पीड निकालने के फॉर्मूले आपको मैंने समझा दिए। लिख कर रखना, बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट करने के बाद अब आते हैं हम अगले पेज पर। दूसरा पेज क्या है बेटा, बहुत सारी चीजें आज मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ, और एक एक चीजें से आपके कई कई सवाल सॉल्व होंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर वीडियो समझ आ रही हो ना और अच्छा लग रहा हो कि हाँ सर ये कंटेंट हमारे काम का है, ये वो चीजें आप पढ़ा रहे हो जो एक्चुअल में बच्चे को नीड है, उसे चाहिए, ये चीजें पता ही नहीं होती है, और आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं ये चीज देख पा रहा हूँ बेटा, वीडियो देखी भी जा रही है, सब कुछ ठीक है, पर लाइक्स और कमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चे, शेयर कीजिए वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है मैथ्स सब्जेक्ट हमारा वीक सब्जेक्ट है, तो उन्हें जरूर ये वीडियोस दीजिए कि आप एक बार यहाँ से पढ़ के देखिए, चीजें आपको समझ आएंगी। वीडियो को स्लो मोशन में, फास्ट स्पीड में, कैसे भी करके कंप्लीट वीडियो को देखिए आप, लेकिन कंप्लीट देखेंगे तभी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगली अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है, हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एक तो अप्लाई होती है स्पीड, और एक अप्लाई होती है रिलेटिव स्पीड। दो स्पीड होती है समझो, एक होती है स्पीड और एक होती है रिलेटिव स्पीड। अब है क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट तो खड़ा है शांति से, जैसे मैं, जैसे कोई खंबा, जैसे कोई पेड़, अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और उसे कोई भी दूसरी चीज जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रेन, हवाई जहाज, बोट, कोई भी चीज जब उसे क्रॉस कर रही है, तो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इसे पर लगेगा स्पीड। यहां पर क्या अप्लाई होगा, सिर्फ स्पीड। लेकिन मान लो दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहे हैं, ठीक है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पीछा कर रहा है। अच्छा, व्यक्ति की जगह कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, प्लेन हो सकता है। तो जब दो चीजें ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों ही चल रहे हैं, अब चलने की दो सिचुएशन बनेगी, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इधर को भाग रहे होंगे, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, तो दो पोजीशन बनती है। तो या तो सेम डायरेक्शन में जाना या अपोजिट डायरेक्शन में आना, तो यहां पर लगती है रिलेटिव स्पीड। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पीड लगाओ, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगा। अब वो अप्लाई क्या होगा, वो कंटेंट क्या है, वो कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड आपस में घट जाएगी, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। लिख लो, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉपी पे लिखो। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे, तो स्पीड घटेगी, लेकिन जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, जुड़ेंगे, जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड जुड़ेगी, स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो उसे बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। एग्जाम्पल से समझे, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। बेटा दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। अगर मान लो एक कार है, वो इधर भाग रही है 50 की स्पीड से, और ये कार इसका पीछा कर रही है 50 की स्पीड से, तो आप खुद सोचो, इमेजिन करो, क्या ये कार इसे पकड़ पाएगी, पकड़ पाएगी, कभी नहीं पकड़ सकती। इनके बीच की दूरी हमेशा सेम बनी रहेगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी 50 है, इसकी स्पीड भी 50 है। बेटा इससे तो अच्छा है, भागने से अच्छा है रुक जाओ, नहीं पकड़ पाओगे। तो इसमें क्या करना होगा, सर मेरे को रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी कि यहाँ जो पीछे वाला व्यक्ति है और ये जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर इसकी स्पीड 50 है और आप इसे पकड़ना चाहते हैं, तो जो इस व्यक्ति की स्पीड है भाई वो ग्रेटर देन 50 होगी। जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी, ग्रेटर देन 50 होगी।
जब तक आप इसकी स्पीड इससे ज्यादा नहीं करोगे पकड़ ही नहीं पाएगा, बेसिक सी बात है। तो अगर मैं मान लो इसकी स्पीड 60 करता हूं और ये 50 की स्पीड से भाग रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड है ना बच्चे वो 10 बनेगी। दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 10 की स्पीड से ही इसे पकड़ पाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट देखो, ये इधर से इधर आए और बी इधर से इधर आए, तो मैं कह रहा हूं अगर एक की स्पीड जीरो भी है ना, एक की स्पीड जीरो है और एक की स्पीड कुछ भी है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो भी ये कभी ना कभी एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि ये इधर की तरफ आ रहे हैं। बात समझ रहे, ये इधर की तरफ आ रहा है। और अगर दोनों ही चलने लगे तो बेटा फिर जल्दी मिलेंगे, ये भी तो चल के आएगा, ये भी चल के आएगा। तो मान लीजिए इसकी स्पीड 10 थी, इसकी स्पीड 10 है और ये एक दूसरे की तरफ चल के आ रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो 20 हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बहुत साधारण सी सिंपल सी चीजें आपको समझा रहा हूँ यार, ये चीजें देखो नोट कर लो, मजा आएगा, चीजें अच्छी लगेंगी। ऐसा कंटेंट अगर आपको मिल जाए तो बता देना भाई, इतने प्यार से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा रिलेटिव स्पीड है क्या। तो पहला रूल हमारा यही था रिलेटिव स्पीड का, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस होगी, इफ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड आपकी प्लस हो जाएगी। कोई डाउट इसमें किसी का? नहीं होगा। अब आते हैं इनसे जुड़ी चीजें और जोड़ते हैं। जब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ते हो ना बेटा, चाहे आप एसएससी का कोई पेपर उठा के देख लो, बैंकिंग का कोई पेपर उठा के देख लो, मतलब कोई भी आप XYZ कोई पेपर आप उठा के देखो, अरिथमेटिक का जब सवाल आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल आता है, और एक सवाल ये बहुत पूछा जाता है, पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितनी देर बाद मिलेगा। जब भी इस तरीके के सवाल आ जाए, लिख के दिया है टाइम टू कैच, एक दूसरे को पकड़ने का समय, भाई पुलिस वाला जो है चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, वैसा सवाल। टाइम टू मीट, सोनू और मोनू दो भाई हैं, सोनू मोनू से कितनी देर बाद मिलेगा। टाइम टू ओवरटेक, एक कार दूसरी कार का पीछा कर रही है, कितनी देर बाद ओवरटेक कर जाएगी। टाइम टू बीट, रेस वाले सवाल, ए और बी में रेस चल रही है, ए बी को कितनी देर में पछाड़ देगा, हरा देगा, टाइम टू बीट। टाइम टू फॉलो, कितनी देर में उसका पीछा कर लेगा। मतलब किसी भी केस में हो सकता है, एक तरफ भागना या एक दूसरे की तरफ भागना, ऐसा कोई भी केस बन सकता है। तो आपको फिर क्या करना है, आपको फिर से एक बेसिक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी का पता लगाओ, दोनों के बीच की दूरी का पता लगाओ और डिवाइड कर दो रिलेटिव स्पीड। अभी बताया था रिलेटिव स्पीड क्या है, ये डिपेंड करेगा दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड डिपेंड करेगी एज पर मूविंग डायरेक्शन, जो भी उनकी मूविंग डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन हो तो माइनस कर देना, अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस कर देना। फॉर्मूला याद रखना, टाइम टू मीट, टाइम टू कैच, टाइम टू ओवरटेक, टाइम टू बीट, टाइम टू फॉलो, डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। नोट करके रखना। क्लियर हो गई ये चीज? अगला पार्ट क्या है? टाइम टू स्टॉप पर आवर फॉर एनी रीजन। अब फिर समझो, आपने ऐसे भी सवाल पढ़े होंगे, एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बीच में खराब हो जाने के कारण उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, बीच में कुल मिलाकर रुकना है, खराब हो जाए तो भी रुकेगी, सवारी को चढ़ाए या उतारे तो भी रुकेगी, बीच में किसी भी वजह से स्टॉप हो जाए तो सवाल पूछा जाता है कि ये ट्रेन, ये कार, ये ऑब्जेक्ट हर घंटे कितनी देर के लिए रुका था। स्टॉप, टाइम टू स्टॉप पर आवर फॉर एनी रीजन। फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड। मैंने अभी दो स्पीड का एग्जांपल लिया ना, रुकने से पहले 90 की स्पीड और रुकने के बाद 60 की स्पीड हो गई, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड डिवाइड करना है ओरिजिनल स्पीड से, डिफरेंस ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60। बस लगाओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समस्याएं तो नहीं आ रही होंगी ना, चीजें समझ में आ रही होंगी। समझने के लिए देखो बेटा आपका भी मन होना चाहिए और समझाने के लिए टीचर का भी मन होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपस में मिल जाए, सही कनेक्ट हो जाए, तो कंटेंट या टॉपिक या मैथ्स मुश्किल नहीं है दोनों चीजों के लिए। लेकिन भाई दोनों ही चीजों की जरूरत है। अगर टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो हम नहीं पढ़ा सकते।
बच्चा तो पढ़ना चाह रहा है पर टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है तो भी बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी कंटेंट को पढ़ने के लिए, किसी भी तैयारी को करने के लिए। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं। अगला फॉर्मूला है, फिर से आप देख लीजिए, पहले फॉर्मूला कॉपी में लिखते जाइएगा ये सारी चीजें, है ना। पिक्चर को आप पॉज कर लीजिए, जूम कर लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसी ढंग से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए बच्चे। अगर आप लाइक करते हैं ना तो हमें भी अच्छा लगता है ना, कि अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से, और इच्छा जगती है कि और नया वीडियो बनाए और अच्छा वीडियो बनाए। तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यही हमारे लिए एक रिवॉर्ड का काम करता है। If two objects are coming to each other with speed s1 s2, then they meet on the way and reach their destination in t1 and t2 time, then उन दोनों के बीच का एक रिलेशन होगा, s1 अपॉन s2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ t2 अपॉन में t1। फॉर्मूला लिख लो, समझाने का काम मेरा है, आप बस फॉर्मूला लिखो, समझा मैं दूंगा। है क्या सवाल? सवाल समझो। एक ट्रेन है, कार है, बाइक है, प्लेन है, कोई भी चीज है, इधर से इधर की तरफ आ रही थी स्पीड 1। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इधर से इधर की तरफ आ रहा था स्पीड 2 से। अब ये एक पॉइंट पे मिले एक दूसरे से, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, एक दूसरे से मिले इस पॉइंट पर। अब जो पहला व्यक्ति मिला तो ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा भी तो होगा भाई, जब ये आ रहा है यहां से वहां पहुंचना है इसे, तो अब ये यहां से यहां तक जाने में इसने कुछ टाइम लिया होगा, इसे बोला t1। अब ये मिलने के बाद ये भी तो अपने पॉइंट पे पहुंचा होगा जहां इसे जाना था, तो यहां इसने टाइम लिया t2। अच्छा, ये टाइम कहां से कहां तक का है? ये टाइम यहां से यहां तक का है। ये टाइम कहां से कहां तक का है? ये टाइम यहां से यहां तक का है, पूरा टाइम नहीं है। एक दूसरे से मिलने के बाद अपने अपने स्थान पर पहुंचने में t1 और t2 टाइम लेते हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद, ध्यान रखना। तो इस तरीके का जब कभी भी क्वेश्चन बन जाए तो इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन बनती है भाई, s1 अपॉन में जो s2 है वो हमेशा बराबर होगा t2 अपॉन में t1 का स्क्वायर। अब इस केस में आपके पास कोई भी वैल्यू मिसिंग हो सकती है, चाहे वो s1 हो, s2 हो, t2 हो या t1 हो, कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी जो आपसे पूछी जाएगी, फॉर्मूला चिपका देना, वैल्यू की जगह वैल्यू रख देना सही से देखकर और सॉल्व कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? वीडियो समझ आ रही है? अच्छा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? वेरी गुड, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो नोट कर लीजिए इस चीज को, जो फॉर्मूला था वो हमारे बहुत काम का था, बहुत अच्छा फॉर्मूला था, बहुत अच्छी चीजें आपको बताई और समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इतना कंटेंट लिखने के बाद अब आगे क्या है हमारे पास? टाइम स्पीड डिस्टेंस जब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी होती है ना दोस्त। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तभी तो आपको परेशानी आती है, तभी तो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं समझ पाते हैं। अभी हम सवाल भी करेंगे, अभी तो हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर चल रहे हैं, तो अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। हमारे पास तीन यूनिट है यहाँ पर, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। ये कन्वर्जन मुझे आने चाहिए, ये तीन चीजें मुझे पता होनी चाहिए। इसको भी मैं अलग से लिख के समझा दे रहा हूँ, लिखकर मैं जरूर लाया हूँ पर अलग से समझा दे रहा हूँ। अगर मुझे स्पीड है ना, स्पीड, तो स्पीड दो तरीके की फॉर्म में होगी, या तो स्पीड होगी आपके पास किलोमीटर पर आवर में जनरली, या स्पीड होगी आपके पास मीटर पर सेकंड में। तो अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 की, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर दो 18/5 की। ये समझाना चाहते हैं बस, छोटी सी बात है, याद कर लो। जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई 5/18, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसकी, क्या जरूरत पड़ेगी सर, कब पड़ेगी, वो आगे की चीजें, अभी जो छोटी छोटी चीजें दी जा रही हैं उन्हें आप नोट करते जाओ। तो स्पीड को बदलने का तरीका है इसी तरीके से बेटा, किलोमीटर है ना, डिस्टेंस का भी तो गेम आता है। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी तो दो फॉर्म में दी होती है, या तो डिस्टेंस दी होगी किलोमीटर में, या फिर आपको डिस्टेंस दी होगी मीटर में। तो अगर आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो डिवाइड कर दो 1000 से। दूसरी चीज,
नोट कर लेना इस चीज को। समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? तो नोट कर लो। इसी तरीके से हम तीसरा चीज क्या समझ रहे थे, वो टाइम वाला भी तो केस था। तो बेटा टाइम भी तो हमें ध्यान रखना है। अब टाइम का क्या ध्यान रखना है? अब टाइम में भाई हमारे पास 2-3 यूनिट बनती हैं। कैसे? या तो टाइम आपको दिया होगा आवर्स में, या आपको टाइम दिया होगा मिनट्स में, या फिर आपको टाइम दिया होगा सेकंड्स में। आवर से मिनट में जाना है तो इंटू 60 कर दो, अगर आपको आवर से सेकंड्स में जाना है तो इंटू 60 दो बार कर दो। आप समझ रहे हैं? ऐसे अगर मिनट से सेकंड्स में आना है तो इंटू 60 कर दो। यही तो चीज सीखी है हमने। नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो डिवाइड बाय 60 कर दो, और सेकंड को अगर आवर में बदलना है तो 2 बार डिवाइड बाय 60 कर दो। ये चीजें नोट कर लो, ऐसे बना लो। एक सुंदर सा डिजाइन है, अच्छा सा है ना, इसे डिजाइन है, नोट कर लो। बड़ा अच्छा सा लग रहा है बच्चे। बस इसके ऊपर एक छोटा सा ये चीजें और चढ़ा दो, तो कुछ समझ ही आ जाए, क्या कुछ अलग सा बन जाएगा, है ना। मेरे भी समझ नहीं आ रहा क्या बना है, पर ठीक है। बात समझ में आ गई सभी के? नोट कर लीजिए इस चीज को, समझ आ गया होगा। अब आते हैं अगली चीज पे। हमने 3 चीजों को चेंज किया है, तीनों चीजों को समझा है, तीनों बातों को मैंने बताया है। तो ये रूल्स है, नोट करेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक पार्ट हैं जिन्हें मुझे पढ़ना है और अच्छे से तैयार करना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर ये चीज मैंने तैयार कर ली तो अगली बार जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा, अगली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो ये है। ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला है। ये चीजें मैं आपको समझाता हूँ क्या है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के जब सवाल आते हैं ना, तो उसमें ट्रेन वाले सवाल भी आते हैं हमारे पास और बोट वाले सवाल भी आते हैं। ट्रेन वाले सवाल भी कुछ लोगों को, बोट वाले भी। तो कुछ अलग नहीं है। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन या बोट कुछ अलग नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना है जब ट्रेन वाले सवाल है? तो जब ट्रेन वाले सवाल बनेंगे ना मेरे भाई, तो ट्रेन वाले सवालों में आपको 2 चीजों का बस ध्यान रखना है कि ट्रेन किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है या ट्रेन किसी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल याद ले लेके काम चल रहे हैं। एग्जांपल से ही चीजें हमारे समझ में आ रही हैं। अगर एग्जांपल से समझ जाए तो फिर मैथ्स आसान हो जाए। ऐसे समझो, एक हमारे पास ट्रेन है भाई, ये ट्रेन है ना, ये हमारे पास एक ट्रेन है। लगे या ना लगे, पर मान लीजिए ये एक ट्रेन है और ये किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। ये हमारे पास एक पेड़ है। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। मतलब मान लो ये ट्रेन 200 मीटर लंबी है, ये ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 200। तो डिस्टेंस भी कितनी मान लेना? 200 मीटर। अगर कोई ट्रेन किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो जो ट्रेन की लेंथ होती है वही हमारे लिए डिस्टेंस होती है। 200 मीटर लंबी ट्रेन है तो डिस्टेंस भी 200, 300 मीटर लंबी ट्रेन है तो डिस्टेंस भी 300, 500 मीटर लंबी ट्रेन है तो डिस्टेंस भी 500 होगी। लेकिन अगर ऐसी ही कोई ट्रेन, अगर ऐसी ही कोई ट्रेन, मान लीजिए यही ट्रेन है और ये 200 मीटर लंबी है और इसके सामने एक ब्रिज बना हुआ है भाई, है ना। एक क्या बना हुआ है हमारे एक सामने? मान लो ब्रिज बना हुआ है, ये एक ब्रिज बना हुआ है ना। अब इस ब्रिज को क्रॉस करना है और ये ब्रिज की लंबाई है 500 मीटर। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। तो ये डिस्टेंस होगी यहां से लेकर के यहां तक की। होगी या नहीं होगी? है ना। या फिर ऐसे समझो, ट्रेन यहां से चलेगी तो ये डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, क्योंकि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन तभी क्रॉस मानी जाएगी जब पूरा इसका पिछला हिस्सा बाहर आ जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई होगी, तो 500 ये प्लस 200 ये कितनी हो जाएगी? 700। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी, अगर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस क्या होगी? L1 प्लस L2, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? दो ट्रेन है 200 मीटर लंबी, 300 मीटर लंबी, तो टोटल डिस्टेंस 500 मीटर की होगी अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो एक ट्रेन है 500 मीटर की, आपका प्लेटफॉर्म है 500 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस होगी 1000 मीटर की। तो जब भी कोई ट्रेन, ट्रेन वाले सवालों में इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई ट्रेन किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट को, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन रख लीजिए 200, 400, 500, 800 जो भी दिया है। और अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, चाहे वो दूसरी ट्रेन हो, चाहे कोई पुल हो, चाहे वो कोई आपकी गुफा हो, चाहे कोई आपका वो ब्रिज हो, या मतलब कोई भी चीज हो ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझते होगे। तो इस तरीके के केस में आपको बस ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में इतना ही ध्यान रखना है कि हम किस चीज को क्रॉस कर रहे हैं।
ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, किसी पर्सन को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो पर्सन की हाइट को हम लोग नहीं लेते हैं, हम उसके चौड़ाई की बात करें तो उसे अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम कार वाले सवाल करते हैं, बस वाले सवाल करते हैं, तो जनरली लंबाई तो उनकी भी होती है पर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ट्रेन की जब बात आती है तो ट्रेन 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर लंबी तक होती है, तो इतनी डिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस केस में जब ट्रेन के सवाल करें तो ध्यान रखो कि ट्रेन किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके जा रही है या ट्रेन किसी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। बस इस बात का ध्यान रखना और इसी के हिसाब से आपकी क्लास, आपका जो ट्रेन वाले सवाल है वो सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। ट्रेन वाले सवालों में बस इसी बात का ध्यान रखना है और इसी तरीके से हमारे ये 4 रूल हैं बोट एंड स्ट्रीम के। अब बोट एंड स्ट्रीम का क्या रूल है वो भी समझ लो बच्चे। बोट एंड स्ट्रीम के क्या रूल है? एक बोट है ना, एग्जांपल से लेते हैं, 4 फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले नोट करो। स्पीड ऑफ बोट कैसे निकलती है? डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। 4 चीजों का चैप्टर होता है ये, 4 चीजों पर बेस्ड होता है। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, ये 4 चीजों पर बेस होता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें मुझे पता होनी चाहिए। डाउन द रिवर स्पीड बोलते हैं जब बोट, समझो पानी का झरना नीचे बह रहा है और बोट भी नीचे जा रही है तो उसे बोलेंगे डाउन द रिवर। और जब डाउन द रिवर चीज जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी। और सपोज करो पानी नीचे बह रहा है, बोट ऊपर जा रही है, तो उसे बोलते हैं अप द रिवर। पानी नीचे जा रहा है, बोट ऊपर जा रही है, तो उसे बोलते हैं अप द रिवर। तो इस केस में स्पीड घट जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। ठीक है, और इसी पर बेस हमारे फिर 4 सवाल मतलब 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। ये फॉर्मूले बस मैं आपको और बता दे रहा हूँ। आज की क्लास को फिर हम यहीं समाप्त करेंगे। छोटी सी बातें हैं, लिख लेना, फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल और सवाल हैं, उसे लेकर हम लोग चलेंगे। समझो, हमने एक बोट की स्पीड ली, बोट की स्पीड ले ली 50, वाटर की स्पीड ली, वाटर की स्पीड ले ली 10, तो डाउन द रिवर जो स्पीड बनेगी वो हो जाएगी 50 प्लस 10, यानी कि वो बन जाएगी आपकी 60। और अप द रिवर जो स्पीड बनेगी वो 50 माइनस 10, यानी कि वो रह जाएगी 40। ठीक है, तो ये तो हो गई डाउन द रिवर और ये हो गया आपके लिए अप द रिवर। समझने बात? तो बोट एंड स्ट्रीम के सवालों में ध्यान रखना है कि बोट डाउन द रिवर जा रही है या बोट अप द रिवर जा रही है, बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी सारे फॉर्मूले एकदम सेम रहने वाले हैं। अच्छा, 60 आई डाउन द रिवर स्पीड, अप द रिवर स्पीड आई 40, तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 100, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमें किसकी स्पीड मिल जाती है? बोट की। तो डाउन द रिवर स्पीड अप द रिवर स्पीड को जोड़कर आधा करो तो बोट की स्पीड मिलती है। और अगर इन दोनों को घटा दें, 60 और 40 का अंतर कितना होता है? 20, और 20 को आधा करें तो हमें वाटर की स्पीड मिल जाती है। आ रही है बात समझ में? डाउन द रिवर और अप द रिवर को जोड़कर आधा करें तो बोट की स्पीड, और डाउन द रिवर और अप द रिवर का डिफरेंस निकाल के आधा करें तो वाटर की स्पीड मिलती है। और बोट वाले सवालों में ध्यान रखना है क्या? बोट डाउन द रिवर जा रही है या अप द रिवर जा रही है। तो ये 4 कुछ छोटा सा पार्ट आप ध्यान रखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जो मैंने आज आपको बताया है। इतनी चीजें बस आप नोट कर लो और इसके बाद देखना आपको बड़ा मजा आएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस को पढ़ने में। ठीक है, अब मैं अगली क्लास से पहले आपको कुछ सवाल देके जा रहा हूं जिनको आपको खुद सॉल्व करना है। ये टोटल आपके 10 सवाल हैं, सवाल नोट करो, ये आपको सॉल्व करने हैं, इनके आंसर लिख कर रखने हैं। मैं अगली वीडियो में